नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें अपनी पाठशाला पर। लेकिन बातें यहां पर बाजार की होने वाली है। चलिए, तो स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। और अपनी पाठशाला पर आज चर्चा टैरिफ रिलेटेड है। टैरिफ रिलेटेड चर्चा क्यों है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि 2 अप्रैल को अमेरिका द्वारा जो ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं टैरिफ दुनिया भर पर जो लगने हैं रेसिप्रोकल, मतलब जितना आप हम पर लगाओगे हम आप पर उतना लगाएंगे, उसका इंप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा, वो अप्लाई हो जाएंगे। अब ऐसे में अगर 2 अप्रैल के दिन यह घटना घटित होनी है तो भारत ऐसे में क्या तैयारी कर रहा है। हमने इस दौर में जो घटनाएं घटी उनको बहुत अच्छे से देखा। जैसे भारत के सामने ट्रंप बार बार कहते रहे कि ये हमारे ऊपर इतना % टैरिफ लगाते हैं, भारत टैरिफ किंग है। हम अपनी बातों को चुपचाप सुनते रहे। हमने कई बार इस बारे में भी विमर्श किया कि भारत आफ्टर ऑल कुछ बोलता क्यों नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अलादीन के चिराग की तरह भारत को घिसे जा रहे हैं कि इनसे जितना मनवा लिया जाए मना लिया जाए बेहतर है। तमाम बातें चलती रही, लेकिन आज जो खबर है वो इस तरह से है कि अमेरिका की तरफ से उनकी एक टीम मंगलवार यानी कि कल से भारत में है और वो टीम 29 मार्च तक भारत में रहने वाली है। और इन दोनों के बीच में अमेरिका की ट्रेड टीम है वो, जो कि व्यापार के लिए भारत आई है, व्यापार नेगोशिएशंस के लिए भारत आई है। अमेरिका के बदलने वाले रुख से पहले भारत क्या कुछ कर सकता है, आसान भाषा में कहें तो नेगोशिएशन के लिए ही आए हैं कि बताओ भाई हम तो ये करने वाले हैं, आप लोग क्या सोचते हैं। तो ऐसे में भारत के साथ वार्ता करने के लिए टीम इंडिया पहुंच चुकी है। यही वो हेडलाइंस हैं कि भारत के पास वो टीम जो कि भारत से टैरिफ को बढ़वाए घटवाए, अमेरिका मतलब कितना भारत को इस चीज के लिए मैनिपुलेट किया जाए, उसके लिए टीम भारत आ चुकी है। ठीक है साहब। तो ऐसे में जब से ये अनाउंसमेंट हुए और तब से लेकर अब तक क्या कुछ घटित हुआ, एक तो हम इसकी चर्चा करेंगे और दूसरा हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ को भारत अपॉर्चुनिटी में बदल ले, क्योंकि जिस तरह से भारत और अमेरिका, क्योंकि मैं अभी आपको जो ये न्यूज़ जो अपडेट दे रहा हूं कि टीम भारत आई है, बातचीत चल रही है, अगर इसके पीछे का बैकग्राउंड भी निकाल कर देने लगूं कि कहां से कहां तक हमारी बातचीत पहुंची, किस तरह से हम लोग कहां तक गए और फ्यूचर का विजन हम लोग किस तरह से लेकर इसको अपॉर्चुनिटी में बदलने की बात कर रहे हैं, उस बात को भी आपके साथ में लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार शुरुआत से। चर्चा है जब से भारत के ऊपर इन्होंने बयान दिया कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, साथ में इन्होंने उस समय पर कनाडा पर, मैक्सिको पर काफी सारे टैरिफ लगाए और उस समय हमने इस खबर को कवर भी किया, बातें बाजार की पर कवर किया। इस बात को समझते समझते जब ट्रंप अपने बयानों में भारत का जिक्र करना शुरू किए, भारत की तरफ से भारत के कॉमर्स मिनिस्टर निकल लिए अमेरिका की यात्रा पर। अमेरिका की यात्रा पर इसलिए कि आप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाओगे, आओ एक बार टेबल पर बैठकर चर्चा कर लेते हैं कि आप टैरिफ असल में लगाना क्यों चाह रहे हो। मतलब आसान भाषा में अगर बात की जाए तो भाई आपका असल उद्देश्य क्या है कि आप हम पर अगर टैरिफ थोपते हैं तो आपके टैरिफ से हमको नुकसान जो होंगे, और हम आपके ऊपर अगर वही रेसिप्रोकेट हम कर देते हैं कि आपने इतना लगाया तो हम उतना लगाएंगे, तो एक बार बैठ करके नेगोशिएशन का रास्ता अपना लेते हैं। दिक्कत क्या हुई है कि दुनिया के और जो देश थे, कनाडा, मैक्सिको, इन लोगों ने क्या किया कि ट्रंप ने इधर अनाउंस किया, दूसरे दिन उन्होंने खट से दूसरी तरफ से अनाउंस कर दिया। भारत इस बीच में चुपचाप रहा। चुपचाप रहते हुए कॉमर्स मिनिस्टर को वहां बातचीत करने के लिए भेजा। ये 5 तारीख की आपकी न्यूज है जिसको आप देख रहे हैं, और ये 8 तारीख को वहां से लौट के भी चले आते हैं। वाशिंगटन गए और लौटकर चले आए। भारत की तरफ से इस बीच में कोई भी रिप्लाई का सीन नहीं था। भारत इस पूरी घटना को पीछे पर्दे के कर रहा था। बस अपडेट ये जरूर आ रहे थे कि कॉमर्स मिनिस्टर बातचीत करने के लिए गए हुए हैं। चलिए साहब, नेगोशिएशंस की चर्चाएं चलती रही। इसी बीच में अमेरिका के जो ट्रेड सेक्रेटरी हैं, मतलब यहां के जो मंत्री होते हैं, जैसे वाणिज्य मंत्री अपने पीयूष गोयल हैं, ऐसे इनकी तरफ से जो अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं जो वाणिज्य का काम संभालते हैं, इनका इंडिया टुडे के साथ बातचीत हुई। हॉवर्ड लुटनिक नाम है इनका। और इनकी जब बातचीत हुई 8 मार्च को, तब इन्होंने अपनी तरफ से वो पत्ते खोलने शुरू किए कि हम चाहते क्या हैं इंडिया से। इन्होंने इंडिया के बारे में यह कहा कि आप लोग जिस तरह से भारत को विकसित भारत देखना चाहते हो, भारत के लिए भला सोचना चाहते हो, वैसे ही हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन दोनों मिलकर काम करने की अपॉर्चुनिटीज को तलाश सकते हैं। इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में इस तरह से जब इनके साथ बातचीत हुई तो इन्होंने एक तरह की यह उम्मीद जगा दी कि भारत पर ट्रंप कोई फैसला इस जिद में नहीं लेना चाहते कि हम स्ट्रिक्ट फैसला भारत पर लें क्योंकि भारत से दुश्मनी है। नहीं,
इस बात को मेंशन किया गया कि मोदी जी और ट्रंप की मित्रता है, अब इसका फायदा कैसे लिया जा सकता है, इस बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। इसने इसी बयान में एक बात और बोली थी कि भारत को चाहिए कि वो रशिया से व्यापार रोक दे, तेल खरीदना बंद कर दे। तो भाई इसने अपनी तरफ से सारी फहरिस्त खोल के डाल दी कि हां हम क्या क्या चाहते हैं, लेकिन भारत भी इस समय चुप ही रहा। इनकी बातें सुनते हुए बैकडोर में वो चर्चाएं चलती रही कि देखो आज के दिन में आपने जो बातें रखी हैं, इनके हमें क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। एक और चिंता जो पैरेलल बनती गई भारत वालों की वो ये थी कि अमेरिका जो रेसिप्रोकल टैरिफ बार बार चिल्ला रहा है कि हम भारत पर उतना ही टैरिफ लगा देंगे, तो उससे जो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था वो भारत के किसानों का था, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर गुड्स को भी, आज बताएंगे कि कितना कितना हम एक्सपोर्ट कौन सी चीजों का करते हैं, तो हम कृषि उत्पादों का भी एक्सपोर्ट करते हैं। अगर अमेरिका हम पर उतना ही टैरिफ लगा दे जितना हम अमेरिकी कृषि उत्पादों पर लगाते हैं, और हम पर वो उतना ही लगा दे, तो ऐसे में हमारे प्रोडक्ट्स अमेरिकियों के लिए महंगे होने लगेंगे और वो लोग खरीदना बंद कर देंगे। और अगर हमारे प्रोडक्ट बिकने बंद हुए तो हमारे किसानों के लिए एक्सपोर्ट एक अपने आप में बहुत बड़ा ऑप्शन बंद हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम टैरिफ हटा दें, यानी कि वो जो हम उन पर लगाते हैं 30% के आसपास का टैरिफ, अगर हम वो हटा दें तो अमेरिकी सामान इंडिया में इतना आ जाएगा कि अमेरिका के सामान के चलते हमारे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। यह बड़ा ही नेगोशिएशन वाला पॉइंट एग्रीकल्चर को लेकर फंसा पड़ा था। खैर कोई बात नहीं, बैकग्राउंड में काम होता रहा, तारीखें बदलती रही। न्यूज आती है 12 मार्च को कि पीयूष गोयल जी दूसरी बार सेकंड राउंड की ट्रेड वार्ता के लिए अमेरिका जा सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि मैसेंजर की तरीके से आप गए, वहां बातचीत किए, उनकी सुने, फिर यहां आए, यहां पर बातचीत रखे, फिर यहां से दोबारा न्यूज आई कि ये जा सकते हैं। एक ट्वीट मिला 14 मार्च का जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने अपनी तरफ से न्यूज साझा करते हुए लिखा कि एम्बेसडर जेमसन ग्रीर के साथ में प्रोडक्टिव वार्ता हुई इंडियन ट्रेड मिनिस्टर की, और ऐसे में यह बात तय की गई कि रेसिप्रोकल ट्रेड को ध्यान में रखते हुए मार्केट को कैसे ग्रो किया जा सकता है। इसी बात को पीयूष गोयल जी ने 14 मार्च को फिर साझा किया कि हां भाई हमने इस बारे में चर्चा की जेमसन ग्रीर के साथ में, जो म्यूचुअली हम कैसे इस बायलेटरल ट्रेड को बेनिफिट में बदल सकते हैं। हमारा जो अप्रोच है वो इंडिया फर्स्ट का है, विकसित भारत का है, और हम इस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को ग्रो करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब इंडिया ने अपनी तरफ से स्टैंड जो था वो पीयूष गोयल जी को भेज भेज कर रखने का काम शुरू रखा। अब अपडेट फिर आते हैं। अपडेट आता है 24 मार्च का कि सीनियर यूएस के ट्रेड ऑफिशियल्स जो हैं वो भारत आ रहे हैं इसी हफ्ते। ये जब न्यूज आती है तो बस इसी न्यूज की पालना में मंगलवार यानी कि कल यूएस का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है ब्रेंडन लिंच, वो भारत पहुंच जाते हैं। ये आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं। अब इसको ऐसे जोड़ते आते हैं सारी चीजों को। जब उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ बोला, हमारे वाणिज्य मंत्री वहां पहुंचे, वहां से जो बातें हुई उन्हें लेकर आए, फिर भारत सरकार से जो मशवरा हुआ उसे लेकर वहां गए, वहां पर जब बातें अपनी बोल आए, अब उनकी तरफ से इनका रिप्रेजेंटेटिव आया। 2 अप्रैल से पहले पहले यहां सारी तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर पहले ही पॉज लेकर समझ लेते हैं। इसको इस तरह से समझते हैं कि भारत और अमेरिका का जो व्यापार है, उस व्यापार में अगर भारत एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस देखे तो वो रेफरेंस में हम इकलौता अमेरिका को ऐसा देश मानते हैं जिसके साथ व्यापार करके हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं। हालांकि हम बांग्लादेश के साथ भी ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारे और काफी सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमें ये सब करना होता है। लेकिन हाँ, अमेरिका के साथ हम बढ़िया पैसा कमाते हैं व्यापार करके। अगर हमारा $125 बिलियन के आसपास या $150 बिलियन के आसपास व्यापार है तो उसमें हम लगभग $50 बिलियन का फायदा कमा लेते हैं। मतलब हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उतना ही हम व्यापार में फायदा भी कमाते हैं। ट्रेड सरप्लस हम और देशों के साथ नहीं रहते, अमेरिका से ही व्यापार करके हम रहते हैं। इसको हम आसान भाषा में कुछ इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए, यह केवल मानने के ऊपर है कि भारत ने $25 बिलियन का एक्सपोर्ट किया अमेरिका को। भारत ने $25 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, और ऐसे में अगर हमारा, वैसे हमने नंबर दिया लगभग $129 बिलियन के आसपास का है, और अमेरिका से हमने, मतलब ये तो हमने इंपोर्ट किया है और अमेरिका को हमने एक्सपोर्ट किया। फॉर एन एग्जांपल, जस्ट डबल नंबर में लेकर चल रहा हूं, ये नंबर परिवर्तित हो सकते हैं, ये केवल एग्जांपल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चल रहा हूं। तो हम लोगों ने $50 बिलियन का एक्सपोर्ट किया।
तो असल मायने में जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट से ही हम लोगों को कमाई मिलती है, वो हमारी कमाई ट्रेड सरप्लस के रूप में होती है। अब ये जो ट्रेड सरप्लस है ये ही हमारे फॉरेक्स का बड़ा सोर्स होती है, क्योंकि अमेरिका से व्यापार मतलब डॉलर की कमाई, और जब अमेरिका से व्यापार और डॉलर की कमाई है तो ये जो डॉलर है यही तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाएगा। तो इस बढ़ाने वाले भंडार के लिए हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी थी। क्या? कि भाई हम जब 25 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं, अगर अमेरिका ये चाहे कि हम इसके टैरिफ को हटा दें, क्योंकि अल्टीमेटली भारत के पास में दिक्कत यह है कि इनके सामान से टैरिफ हटाते ही अमेरिकी सामान बाजार में ज्यादा बिकने लगेगा। चलो इस पॉइंट को जोड़ लेते हैं कि अमेरिकी सामान बाजार में ज्यादा बिकने लगेगा। हो सकता है आने वाले समय में ये 50 बिलियन डॉलर के आसपास इनका इंपोर्ट हो जाए। अगेन एक नंबर है, हमने इसको जस्ट डबल कर दिया कि इनके इंपोर्ट बढ़ गए। अगर टैरिफ हटा दिया तो ऐसे में हो सकता है उनकी तरफ से बहुत सारे ट्रेड गुड्स इंडिया में एंट्री करें। एग्जैक्टली लेकिन इसी बीच में भारत को अमेरिका, हमने तो टैरिफ हटाया, अमेरिका वहीं की वहीं रखने वाला है हमें, जहां पर हम लोग अभी डले हुए हैं। अभी कहां डले हुए हैं? हमारा एक्सपोर्ट तो अभी की अभी उतना की उतना है, हमारे लिए तो अमेरिका ने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं। तो अमेरिका से हमें क्या फायदा? यही सभी भारतीयों के दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि अगर हम उनका टैरिफ हटाते हैं तो अमेरिकी गुड्स तो एकदम अंदर आ जाएंगे, लेकिन अमेरिका तो जितने टैक्स उसने लगा रखे हैं उतना हमसे एक्सपेक्ट करता है, तो हमारा सामान तो उतना ही जाता रहेगा ना उनके पास जितना पहले जाता रहा। लेकिन भारत ने इस चीज को थोड़ा अलग तरीके से लिया, और वो कैसे? कि भाई ठीक है, आपके वजह से हमारे देश में इंपोर्ट्स बढ़ने लगेंगे, लेकिन जब पूरी दुनिया पर आप 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैक्स लगाओगे तो दुनिया भर के देश आपके साथ इस तरह के नेगोशिएशंस में हो, जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? अमेरिका के जो टॉप 3 ट्रेड पार्टनर्स हैं उनमें मैक्सिको है, कनाडा है और चाइना है। तो ऐसे में जो ये अमेरिका के 3 टॉप ट्रेड पार्टनर्स हैं, ये तीनों ही अमेरिका से ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईगो की लड़ाई मतलब आपने 25% लगाया, हम भी 25% लगाएंगे। ये वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि इतना आपने लगाया हम भी इतना ही लड़ाएंगे। ऐसे में चाइनीज गुड्स हो, मैक्सिकन गुड्स हो, कैनेडियन गुड्स हो, ये अमेरिका को ऑलरेडी महंगे पड़ने शुरू हो चुके हैं। और जब ये महंगे पड़ने शुरू हो चुके हैं क्योंकि ये ट्रेड वॉर में एंट्री कर गए हैं, इन्होंने ईगो कहां लगा लिया कि हम तुम्हारे साथ नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ में टैरिफ की लड़ाई नहीं थी। ध्यान से समझना, अमेरिका ने मैक्सिको, कनाडा और इनके साथ जो लड़ाई लड़ी वो लड़ी अवैध अप्रवासियों की और फेंटेनिल ड्रग की। यानी अमेरिका को इनसे क्या दिक्कत है? इनसे इस बात की दिक्कत नहीं है, इनके बीच तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कनाडा के बीच, अमेरिका के बीच, मैक्सिको के बीच तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। दिक्कत अमेरिका को यह थी कि तुम्हारे यहां से फेंटेनिल आता है, मुझे वो रोकना है। अब फेंटेनिल रोकना है, जिस ड्रग से अमेरिकी मरते हैं, मुझे वो रोकना है। तो ये ईगो पर चला गया है मामला कि मैं पनिशमेंट में तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा रहा हूं कि ये लगा दिया लो, तो उनने भी लगा दिया। इस रस्साकसी में अमेरिका को सामान महंगे पड़ने लगेंगे। और चूंकि इन तीनों देशों से होने वाला जो व्यापार है वो लगभग $1.5 ट्रिलियन के आसपास का है। अमेरिका बड़ा व्यापार करता है, लगभग $700 बिलियन का, 700 बिलियन, 600 बिलियन, 500 बिलियन, इनके साथ बड़ा व्यापार करता है। इतने बड़े अमाउंट में जब यह व्यापार होता है, और अभी हम 100-125 पे, हम 10वें ट्रेडिंग पार्टनर हैं अमेरिका के, तो हमने इसको आपदा में अवसर के रूप में लिया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कैसे? कि तुम झगड़ो और तुम्हारे लिए हम सप्लाई चेन बन जाएंगे। क्योंकि भारत दुनिया के सामने, जब ट्रंप पहले जब क्वाड की बैठक किया करते थे, तब भी इंडिया को ऐसे सप्लाई चेन का बड़ा वो मानते थे कि दुनिया में सप्लाई चेन के लिए एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। तो ट्रंप के पुराने काल में भी क्वाड के अंदर उनका जो फोकस था वो यही था कि अगर चाइना से कंपनियां इंडिया शिफ्ट होती हैं तो इंडिया सप्लायर बनेगा, दुनिया का सस्ता सप्लायर, क्योंकि हमारे यहां पर लेबर सस्ता है, कच्चा माल सस्ता है, तो हम सस्ता माल बेच सकते हैं। तो ऐसे में इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अगर हम ले गए, जो कि हमें अपने नेबरिंग कंट्री से मिल रहा है, तो इनसे जो ट्रेड का नुकसान होने वाला था अमेरिका को, अगर हम उसे भी अपनी तरफ से देने में कामयाब हो गए,
तो ये जो $50 बिलियन का इंपोर्ट आया, ये तो एक एस्पेक्ट है, ये तो मैंने हद मार के बढ़ा दिया है, इतना बढ़ने वाला है नहीं, क्योंकि जो हम उनके ऊपर टैरिफ लगाते हैं वो इतने ज्यादा भी नहीं है, कुछ एक प्रोडक्ट्स पर काफी ज्यादा हैं, उसको ट्रंप जो है उनका पॉइंट बनाकर चल रहे हैं ताकि दुनिया को लगे कि उन्होंने कुछ किया है। भारत इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी देखता है कि जो माल उनके यहां पर महंगा है हम सस्ता ही देते रहे तो अमेरिका हमारे सामान को और ज्यादा इंपोर्ट करेगा, और इसी स्ट्रेटजी को हमने टारगेट बना दिया मिशन 500 बिलियन। अब ये जो भारत का वर्तमान टारगेट है ना, वो $500 बिलियन को रीच करने का है, कि हम आने वाले समय में अमेरिका से बायलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन पहुंचा ले गए तो कितना फायदा होगा। अब आप पूछेंगे कि साहब यहां पर अगर $25 बिलियन का लाभ होता था, 1:2 का सीन था, और अगर हम यहां पर $100 बिलियन का व्यापार इनको एक्सपोर्ट में कर गए तो इससे हमें क्या फायदा हुआ? अभी भी 1:2 है जी नहीं, अब आपके प्रॉफिट भी 2 गुना बढ़ चुके हैं। यहां अभी आपके पास $25 बिलियन ही आपके पास फॉरेक्स बढ़ रहा था, यहां पर $50 बिलियन का फॉरेक्स बढ़ रहा है। अगर यह व्यापार और बढ़ता है और इसी प्रोपोर्शन को फॉलो कर देता है तो ऐसे में ये 50 जब 100 बनेगा और ये 100 अगर 200 बन गया और हम 1:2 का काम कर ले गए हमारे इस तरह से, क्योंकि यहां बड़ा वैक्यूम है, हम काल्पनिक जगत में नहीं जी रहे हैं, इनकी वजह से जो यहां पर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसे हम फुलफिल करते हुए अगर मार्केट को पकड़ बना गए तो यहां से फॉरेक्स का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट होने लगेगा डबल से भी फिर डबल, 50 से 100, 100 से 200, और ये $200 बिलियन, यानी कि फॉरेक्स का एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है। भारत अब उस दिशा में फोकस करना शुरू कर दिया है कि तुम इन पर जो लगाए हो हम उसकी जगह अगर ले गए तो भर मजा हो जाना है। तो अब यहां पर एक बड़ा प्रश्न बनता है कि साहब यदि ये काम हम कर गए और हमारे पास फॉरेक्स के भंडार इनकी वजह से बढ़ गए, क्या आने वाले समय में ये काउंटर देने नहीं आ जाएंगे? क्या काउंटर ऑफर देने नहीं आ जाएंगे? क्या देखो, काउंटर ऑफर में इनका पीछे हटना इनकी बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल हार कहलाएगा। हमने अमेरिका से लड़ाई नहीं लड़ी है, हमारे साथ में फेंटेनिल की लड़ाई नहीं चल रही है, यहां तो फेंटेनिल की लड़ाई चल रही है कि तुम जहर भेजते हो, इनको तो पनिशमेंट मिला है। भारत से म्यूचुअल की यह बात हो रही है कि तुम ट्रेड का वो ऑप्शन दो, मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूं। अगर इंडिया ये करने में कामयाब हो गया तो अब दूसरा प्रश्न बना, और वो प्रश्न ये कि सर इन इंपोर्ट्स की वजह से जो अमेरिकी इंपोर्ट्स इंडिया में आएंगे उससे हमें जो टैक्स का नुकसान हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया बड़ा टैक्स वसूलता है, और अगर हमको टैक्स का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कहां से करेंगे? तो 2 बड़ी बातें हैं, आप अगर इन पर टैक्स लगाकर पैसे कमाते हैं तो आपका जो ये ट्रेड बेनिफिट होने वाला है, और यही कारण है कि दुनिया के देश एफटीए करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, सो दैट फॉरेक्स का अमाउंट इतना बढ़ जाए कि आपको टैक्स की जरूरत ही ना पड़े। भाई आप अगर 25 बिलियन पर 30% भी टैक्स थोप दो तो आपके पास $7.5 बिलियन का टैक्स बनता है। वहीं अगर आप 50 बिलियन पर 30% की जगह 10% भी टैक्स लगा दो तो भी $5 बिलियन का टैक्स मिलता है। वहीं दूसरी ओर यहां बेनिफिट जो 25 बिलियन का था वो यहां पर 50 बिलियन के टैरिफ, $50 बिलियन के फायदे में दिखाई देता है। टेक्निकली यहां से होने वाला टैक्स प्लस यहां से होने वाला फॉरेक्स, ये दोनों अपने आप में बड़ा नंबर निकल कर आता है। दुनिया का जो मेजर कंसेप्ट है ना एफटीएज का, वो यही रहता है कि भाई एफटीए कर लो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो, ये नंबर पर फोकस ही मत करो कि टैक्स कितना है, टैक्स मत वसूलो, ये नंबर बड़ा कर दो अगर पोटेंशियल है। एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दो, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने से डिफरेंसेस अगर बढ़ गए तो सारा, और यही काम चाइना करता है आसियान कंट्रीज के साथ, वो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी रखता है इन लोगों के साथ कि लो बेटा माल खरीदो, तुम लोग टैक्स पे फोकस मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली फॉरेक्स मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पॉइंट अब समझ में आ गया। तो फिर भारत के लिए कंसर्न क्या है उसकी भी हम थोड़ी देर में चर्चा कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ये लोग इंडिया आ गए और इंडिया आकर के इन्होंने बातचीत शुरू कर दी, और इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि हम लोग कैसे अमेरिकी प्रोडक्ट्स को अपने देश में आने दें और अपने प्रोडक्ट्स को उनके यहां जाने दें। अब ये जो नंबर मैं आपको समझाने के लिए लिया था राउंड फिगर्स में, अब यहां से आपके सामने जो पॉइंट निकाल रहा हूं वो है डिफरेंसेस के रूप में। अगर देखें तो भारत 118 बिलियन डॉलर का व्यापार किया 2024 में, जहां भारत का एक्सपोर्ट 77 बिलियन, तो हमने ऑलमोस्ट 37 बिलियन डॉलर का व्यापार किया।
अगर यही नंबर डबल हो जाए, ये 40-80 बन जाए, ये 77-150 बन जाए, तो प्रॉफिट अगेन इन दोनों के बीच में बढ़कर के $70 बिलियन का हो जाएगा, जो भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखता है। और क्यों दिखता है? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैक्सिको के साथ नंबर 1, फिर कनाडा के साथ, फिर चाइना के साथ लगभग $2 ट्रिलियन, 1.5 से $2 ट्रिलियन का जो ये व्यापार है, जिस पर फिलहाल टैरिफ की मार है, क्योंकि इन पर तो पनिशमेंट के रूप में टैरिफ लगाए गए हैं, इसका स्पेस भारत ले सकता है। और भारत यहां से ऊपर होकर के इस जगह जाने का सपना देख रहा है कि क्यों ना हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर प्रोडक्ट बनाए। अब बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका हमें क्या भेजता है, मतलब भारत अमेरिका से क्या खरीदता है। तो पेट्रोलियम क्रूड ऑलरेडी भारत दुनिया भर के देशों से खरीदता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है वर्तमान में। हम उससे ऑयल अगर खरीदते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी भारत के लिए तो जरूरत है। भारत गोल्ड खरीदता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। आप में से कुछ लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, पेट्रोलियम क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या अंतर होता है। जनरली आपके जो टायर वगैरह बन रहे हैं ना, रबड़ वगैरह बन रहे हैं, इवन कई कपड़े भी जो है ना वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर काउंट किए जाते हैं, है ना, क्योंकि वो कार्बन के ही पॉलीमर्स कह लीजिए, उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो पेट्रोलियम के कई प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे कंसीडर किए जाते हैं, कभी इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खरीदते हैं, कोयला और कोक खरीदते हैं। तो भारत की तो ये सब नीड है, अगर हम इनको खरीदते हैं इनकी वजह से। और भारत अमेरिका को क्या बेचता है, उसमें हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, मोती और महंगे पदार्थ, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट, दवाइयां और फार्मा और पेट्रोलियम। आप कहेंगे पेट्रोलियम ही लेते हैं और पेट्रोलियम ही भेजते हैं, अगेन यहां पर पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स की बात है। हम जिस पर टैरिफ लगाते हैं उनमें सबसे ऊपर एग्रीकल्चर है। हम एवरेज जो टैरिफ लगाते हैं अमेरिकन पर, वो हमारा टैरिफ जो है ना, अमेरिका इंडिया जो यूएस पर लगाता है वो 37.7% है, और यूएस जो इंडिया पर लगाता है वो 5.3% है एग्रीकल्चर के मामले के अंदर। तो ये जो डिफरेंस सबसे बड़ा है ना, वो 32% का है। असली लड़ाई एग्रीकल्चर की है, इसको लेकर के हम सबसे ज्यादा कंसर्न हैं। लेकिन हां, भारत जिस तरह के नेगोशिएशंस में है उसमें पॉइंट यह है कि एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत ही स्टेप वाइज मैनर में काम करने की तरफ बढ़ेंगे, ताकि भारत के किसानों को नुकसान ना हो। क्योंकि अमेरिका में किसानों के लिए सब्सिडी मिलना अमेरिका की तरफ से और मार्केट को डिस्टॉर्ट करना बहुत आसान है। तो भारत इस ट्रेड नेगोशिएशन में है कि किस पदार्थ पर कितना टैक्स लगाया जाए। ओवरऑल इंडिया ज्यादा टैक्स लगाता है, और इंडिया का जो ओवरऑल टैक्स है अमेरिकियों पर, उसी को लेकर के फिलहाल सारी बातें हैं। भारत का औसत टैरिफ 12% पर आकर टिकता है, और अमेरिका का औसत टैरिफ 2.2% पर आकर टिकता है। तो ऐसे में इन दोनों टैरिफ के बीच के अंतर को एवरेज आउट अगर हम करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के साथ, ऑटोमोबाइल्स के साथ, तो देखना होगा कि भारत कैसे उसको काउंटर कर पाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात अब अच्छे से समझ में आई हो। बाकी तो सारी बातें मैं बता ही चुका हूं, और कुछ होगा तो आपके सामने रख दिया जाएगा। टारगेट हमारा यही है कि $500 बिलियन का टारगेट लेना है। भारत ने अपने एक्सपोर्ट के लिए यह टारगेट सेट किया हुआ है। देखना होगा इनकी लड़ाई का हम लोग क्या फायदा लेते हैं। बाकी अगर आपको इस विषय पर और कोई विषय आपकी वजह तरफ से नजर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। भारत इसको आपदा में अवसर के रूप में कैसे कन्वर्ट कर पाता है ये देखना होगा, और कैसे किसानों की दिक्कतों को हम रिजॉल्व कर पाएंगे ये भी ध्यान रखते हुए चलना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी जो बातें मैंने अभी आपके साथ चर्चा में रखी, अगर आप इसको इकोनॉमी के टर्म में जानना चाहते हैं तो हमारा प्रॉपर जीएस फाउंडेशन में इकोनॉमी का बैच अभी जस्ट फिनिश हुआ है। ये चारों सब्जेक्ट इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेरे द्वारा अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर पढ़ाए जा रहे हैं। हिस्ट्री का नया बैच आ रहा है, अगर आप उसमें एनरोल होना चाहते हैं तो आप अभी से इस पूरे कंप्लीट बैच में एनरोल हो जाइए। वहां से आपको मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट तीनों प्रकार की हिस्ट्री भी हमारे इसी बैच के साथ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।